पहला समझाने वाला बुलेटिन चुनाव की चाल तो समझिए। हमारी नजर चुनाव की हर एक चाल पर है, तो चुनाव से जुड़ी हर एक खबर आप तक पहुंचाएंगे, दिखाएंगे और खबर के अंदर की एक एक चाल को भी समझाएंगे। पहले झट से देख लीजिए चार बड़ी खबर जिस पर होगी हमारी नजर। तेजस्वी को चेहरा बनाने से डर लगता है, ये एक बड़ा सवाल। तेज प्रताप का तेजस्वी के क्षेत्र पर आखिर फोकस क्यों है? मोदी का मणिपुर दौरा, कैमूर की सीटों का चुनावी गणित, ये सब कुछ आपको समझाएंगे और बताएंगे कि चुनाव की ये सियासी चाल क्या कहती है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये खास बुलेटिन चुनाव की चाल तो समझिए। आरजेडी के नेताओं सहित खुद तेजस्वी यादव कई मौकों पर खुद को सीएम फेस बता चुके हैं। सरकार पर नकल करने का आरोप भी लगा चुके हैं, लेकिन उनके सहयोगी कांग्रेस ने अब तक तेजस्वी के चेहरे पर सहमति नहीं दी है और कांग्रेस नेता चुनाव के बाद चेहरा तय करने की बात बार बार कहते रहे। ऐसे में सवाल यही है कि तेजस्वी को चेहरा बनाने से आखिर डर क्यों लगता है? सब लोगों से अपील है कि तेजस्वी को देख करके वोट दीजिए, तो आगे ले जाने का काम करेगा। तेजस्वी यादव का ये एकदम ताजा बयान है। मुजफ्फरपुर में तेजस्वी ने फिर से बताने की कोशिश की कि वही मुख्यमंत्री का चेहरा हैं और उनके नाम पर ही लोग वोट दें। तेजस्वी यादव का ये बयान एक बार फिर से सुन लीजिए। सब लोगों से अपील है कि तेजस्वी को देख करके वोट दीजिए, तो आगे ले जाने का काम करेगा। सुना आपने, तेजस्वी बार बार ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वही महागठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, लेकिन उनके गठबंधन की सहयोगी और दूसरी सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस के नेता तेजस्वी के चेहरे वाले सवाल को टालते रहे हैं। अभी महज 2 दिन पहले ही लगातार 2 दिनों तक राहुल गांधी के सबसे भरोसेमंद नेताओं में से एक बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने सीएम फेस के सवाल को ये कहते हुए गोल गोल घुमा दिया कि मुख्यमंत्री बिहार की जनता चुने तो बेहतर है। बिहार का सीएम बिहार की जनता चुने तो बेटर है। मुख्यमंत्री चेहरा बिहार का है और बिहार की जनता तय करेगी। अल्लावरू को तो छोड़ दीजिए, खुद राहुल गांधी ने अररिया में तेजस्वी यादव पर पूछे गए सवाल को गोल गोल घुमाया था। सवाल यह है कि बार बार इशारा करने के बावजूद कांग्रेस आखिर तेजस्वी के नाम पर सहमत क्यों नहीं हो रही? क्या तेजस्वी को चेहरा बनाने से डर लगता है? न्यूज़ 18 के लिए मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और आइए चुनाव की चाल को समझते हैं। क्या तेजस्वी को चेहरा बनाने से डर लगता है? इस सवाल का जवाब समझने के पहले महागठबंधन को समझना आपके लिए जरूरी है। फिलहाल महागठबंधन में 6 पार्टियां हैं। आरजेडी, कांग्रेस, मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी और लेफ्ट की 3 पार्टियां सीपीआई, सीपीएम और सीपीआईएमएल। तेजस्वी के चेहरे पर जो सहयोगी दलों की अलग अलग राय है उसको भी समझना जरूरी है। आरजेडी के नेता ये मानते हैं कि महागठबंधन में तेजस्वी ही सीएम फेस है। दूसरी ओर कांग्रेस नेता ये कहते हैं कि सीएम फेस या चेहरा चुनाव के बाद तय करेंगे। वहीं वीआईपी के मुकेश सहनी तेजस्वी यादव के साथ अपना नाम जोड़ने से पीछे नहीं हटते। मुकेश सहनी कहते हैं कि तेजस्वी सीएम होंगे और वो खुद डिप्टी सीएम बनेंगे, जबकि लेफ्ट के नेताओं ने अब तक खुलकर कुछ भी नहीं कहा है, कुछ भी नहीं कह रहे हैं। तेजस्वी के चेहरे पर अलग अलग राय महागठबंधन में तो है ही, कांग्रेस के अंदर भी अलग अलग राय। राहुल गांधी तेजस्वी को लेकर पूछे गए सवाल को गोल मोल घुमाकर टाल जाते हैं, जबकि बिहार कांग्रेस प्रभारी कहते हैं कि बिहार की जनता चेहरा तय करेगी। वहीं बिहार कांग्रेस अध्यक्ष गोल मोल जवाब देते हैं। तो कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह साफ साफ कहते हैं कि तेजस्वी पर तो कोई संशय ही नहीं है। लेकिन ये सच है कि मुख्यमंत्री का चेहरा सभी पार्टियों की सहमति से ही तय होगा। चुनाव की चाल को समझने वाली बात यह है कि क्या तेजस्वी को चेहरा बनाने से कांग्रेस को डर लगता है? तो आइए इसको भी समझ लेते हैं। दरअसल 1990 से लेकर 2005 तक बिहार में लालू परिवार का शासन रहा है। लालू प्रसाद के बाद उनकी पत्नी यानी कि राबड़ी देवी सीएम बनी और 15 साल के इस शासन को विरोधी जंगल राज कहते हैं।
1990 से 2005 के बीच कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं थी। डॉक्टर से लेकर व्यापारियों तक को पलायन करना पड़ता था। एक बड़ा वर्ग आज भी उस समय को याद कर डर जाता है, सहम जाता है। तेजस्वी यादव राष्ट्रीय जनता दल अध्यक्ष लालू प्रसाद के राजनीतिक उत्तराधिकारी हैं और तेजस्वी को सीएम फेस बनाते ही एनडीए इसे मुद्दा बना सकता है। एनडीए नेता जंगल राज का जिक्र कर महागठबंधन को घेरना शुरू कर देंगे। नीतीश कुमार पर अब तक कोई आरोप नहीं लगे हैं। साफ छवि के ईमानदार और सुशासन बाबू वाली छवि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की हमेशा से रही है। नीतीश कुमार बनाम तेजस्वी होने पर नुकसान का डर महागठबंधन को सता रहा है। चलिए बढ़ते हैं आगे। चुनावी साल में तेज प्रताप यादव की सक्रियता छोटे भाई तेजस्वी यादव के विधानसभा क्षेत्र राघोपुर में काफी बढ़ गई है। पहले तेज प्रताप ने राघोपुर जाकर राशन बांटा और अब घर बुलाकर खुद से खाना पीना खिला रहे हैं। अब ये सवाल उठ रहा है कि तेजस्वी के राघोपुर से तेज प्रताप को आखिर इतनी हमदर्दी, इतना प्यार क्यों है? क्या ये तेजस्वी के लिए चिंता की बात है? ये रिपोर्ट आप देखिए। हाफ टी शर्ट, हाफ पैंट और नंगे पांव बाढ़ पीड़ितों को खाना परोस रहे तेज प्रताप यादव की ये तस्वीर इन दिनों बिहार की सियासत में छाई हुई है। तेज प्रताप का ये अंदाज सुर्खियों में है। ये तस्वीरें इसलिए भी अहम हैं क्योंकि तेजस्वी के राघोपुर से शायद तेज प्रताप को कुछ ज्यादा ही प्यार हो गया है। राघोपुर में बाढ़ पीड़ितों के बीच कभी तेज प्रताप सूखा राशन लेकर पहुंच जाते हैं तो कभी अपने आवास पर बुलाकर पैसे बांटने लगते हैं, खाना बनवाकर खुद से परोसने भी लगते हैं। खास बात है कि चुनावी साल में तेज प्रताप यादव अपने विधानसभा क्षेत्र हसनपुर से ज्यादा अपने छोटे भाई तेजस्वी के इलाके में ही ज्यादा सक्रिय दिख रहे हैं। तेज प्रताप न सिर्फ सक्रिय दिख रहे हैं बल्कि इशारों इशारों में तेजस्वी पर ताना भी मार रहे हैं और डांस को लेकर तंज भी कस रहे हैं। आप शांत रहिए, कैसे बांटना है हम बांट रहे हैं। सरकार मदद नहीं कर रहा लेकिन हम आके दे रहे हैं। सरकार आपका फेल है, विधायक भी फेल है, नाच रहा गाना। तो सुना आपने तेज प्रताप यादव अपने ही छोटे भाई तेजस्वी यादव पर किस तरह हमलावर है। देखिए उनका क्षेत्र है, देखना होगा कि तेजस्वी के राघोपुर से तेज प्रताप के बेइंतहा प्यार का असर चुनाव में क्या पड़ता है। पटना संवाददाता रवि एस नारायण, धर्मेंद्र और वैशाली रिपोर्टर प्रफुल्ल के साथ रिपोर्ट न्यूज़ 18। तो आपने देखा किस प्रकार तेज प्रताप यादव इन दिनों अपने छोटे भाई यानी कि तेजस्वी यादव के विधानसभा क्षेत्र में काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। तेजस्वी के राघोपुर पर तेज प्रताप मेहरबान क्यों हैं, यही सवाल हम कर रहे हैं। दरअसल आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद के दोनों बेटे राजनीति में काफी सक्रिय हैं। तेज प्रताप बड़े बेटे हैं और तेजस्वी यादव छोटे बेटे हैं। तेजस्वी यादव राष्ट्रीय जनता दल में लालू प्रसाद के राजनीतिक उत्तराधिकारी हैं और आरजेडी में आजकल सभी बड़े फैसले तेजस्वी यादव ही लेते हैं। दूसरी ओर तेज प्रताप पार्टी और परिवार से निष्कासित कर दिए गए हैं, यानी कि बेदखल कर दिए गए हैं। तेज प्रताप खुद की राजनीति को स्थापित करने में लगे हुए हैं और इसी क्रम में तेज प्रताप बिहार में अलग अलग जगहों पर घूमते हुए लगातार आपको नजर आ रहे होंगे। हाल के ही दिनों में तेज प्रताप का पूरा फोकस राघोपुर पर नजर आया है, जो कि उनके छोटे भाई तेजस्वी यादव का विधानसभा क्षेत्र है। तेज प्रताप ने राघोपुर के बाढ़ पीड़ितों की मदद की, राघोपुर के बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री का वितरण किया, राघोपुर के लोगों को अपने आवास पर बुलाकर खाना भी खिलाया और सबसे बड़ी बात तो ये रही कि राघोपुर तेज प्रताप का नहीं बल्कि तेजस्वी यादव यानी कि उनके छोटे भाई का क्षेत्र है। तेज प्रताप ने राघोपुर में राहत सामग्री बांटते समय तेजस्वी यादव अपने छोटे भाई पर तंज भी कसा। तेज प्रताप ने कहा भी था कि आपका विधायक तो डांस करने में व्यस्त है। अब सवाल यही है कि तेज प्रताप का राघोपुर पर इतना फोकस आखिर क्यों है? अपने विधानसभा क्षेत्र की बजाय तेजस्वी के क्षेत्र में क्यों घूम रहे हैं तेज प्रताप? क्या राघोपुर में तेज प्रताप तेजस्वी के लिए चिंता का सबब बन गए? बढ़ते आगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को मणिपुर पहुंचे हैं और पीएम ने पूर्वोत्तर को करीबन 8,500 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की सौगात दी है। मई 2023 में जातीय हिंसा भड़कने के बाद ये पीएम मोदी की पहली मणिपुर यात्रा है। पीएम मोदी का रोड शो और सड़क किनारे हिंदुस्तान का झंडा लहराकर स्वागत करते लोग। तस्वीरें मणिपुर की हैं। मई 2023 में जातीय हिंसा भड़कने के बाद यह प्रधानमंत्री मोदी की पहली मणिपुर की यात्रा है। पीएम ने अपने दौरे में मणिपुर को करीब 8,500 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। इसमें 1,200 करोड़ रुपए से ज्यादा की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन भी शामिल है। पीएम ने आइजोल से दिल्ली के लिए पहली रेल लाइन का उद्घाटन भी किया। पीएम मोदी ने कहा, अब यह प्रदेश विकास का केंद्र बनेगा। पीएम मोदी हिंसा पीड़ितों से भी मिले। पीएम को देख दंगा प्रभावित लोग भावुक हो गए। प्रधानमंत्री मोदी ने उनकी समस्याएं सुनी और लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि यहाँ हिंसा होना दुर्भाग्यपूर्ण था। मणिपुर में किसी भी तरह की हिंसा। प्रधानमंत्री के मणिपुर दौरे पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने तंज कसा है। अब देखते हैं, प्रधानमंत्री जी वहां तो गए हैं, लेकिन असम में भी जो है कई लोग जो है आंदोलन कर रहे हैं। आपको लगता है मणिपुर गए तो असम भी हो लेना चाहिए। बता दें, मई 2023 में मणिपुर में हिंसा भड़की थी। तब से विपक्ष लगातार सवाल करता रहा है कि पीएम मोदी को मणिपुर जाना चाहिए। अब जबकि पीएम मोदी मणिपुर का दौरा कर चुके हैं, तो भी विपक्ष सवाल उठाने से बाज नहीं आ रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और हमारे इस खास बुलेटिन में हर रोज हम आपको एक विधानसभा सीट के चुनावी गुणागणित को समझाते हैं और इस सेगमेंट में आज हम बात करेंगे कैमूर जिले के विधानसभा सीटों की। उत्तर प्रदेश से सटे बिहार का ये कैमूर जिला हरी भरी सुंदर पहाड़ियों से घिरा हुआ है। बिहार के कैमूर में कश्मीर जैसी सुंदरता नजर आती है, जहां पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। बिहार का कैमूर ऐतिहासिक दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है। राजनीतिक दृष्टि से भी ये काफी महत्वपूर्ण है। कैमूर में 4 विधानसभा की सीटें हैं और सीट दर सीट हम आपको वहां के चुनावी गणित को समझाते हैं। ये 4 विधानसभा सीटें हैं रामगढ़, मोहनिया, भभुआ और जैनपुर। सबसे पहले 2020 के विधानसभा चुनाव में रामगढ़ से आरजेडी के सुधाकर सिंह चुनाव जीते और मोहनिया सुरक्षित सीट से आरजेडी की संगीता देवी ने चुनाव जीता। भभुआ से आरजेडी के भरत बिंद जीते और जैनपुर से बीएसपी के मोहम्मद जमा खान ने बाजी मार ली। लेकिन साल 2020 से 2025 तक स्थितियां काफी ज्यादा बदल गई और अब रामगढ़ की सीट बीजेपी के पास है, क्योंकि उपचुनाव में बीजेपी के अशोक सिंह चुनाव जीते। मोहनिया से आरजेडी के टिकट पर जीती संगीता देवी अब बीजेपी में हैं, तो भभुआ से आरजेडी के टिकट पर जीते भरत बिंद भी बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। यही नहीं, चैनपुर सीट से बीएसपी के टिकट पर चुनाव जीते मोहम्मद जमा खान अब जेडीयू में हैं और नीतीश सरकार में मंत्री भी हैं। यानी आज की तारीख में कैमूर जिले की चारों ही सीटें इस वक्त एनडीए के खाते में हैं, एनडीए के पास है। पार्टी वाइज अगर सीटों की बात की जाए तो फिलहाल कैमूर की 3 सीटें बीजेपी के पास है और 1 सीट जेडीयू के पास है। अब बात रामगढ़ विधानसभा सीट की कर लेते हैं। रामगढ़ में अब तक 19 दफा चुनाव हो चुके हैं, जिसमें साल 2009 और 2024 के हुए 2 उपचुनाव भी शामिल हैं। और अब तक हुए 19 चुनाव में 6 बार आरजेडी को जीत मिली है और 4 बार कांग्रेस जीती है। 3 बार समाजवादी नाम वाली पार्टियों को जीत मिली और 2 बार बीजेपी, 2 बार जनता दल का उम्मीदवार यहां से जीत कर आया है। 1 बार जनता पार्टी और 1 बार लोक दल को यहां से जीत मिली है। साल 2020 के विधानसभा चुनाव में रामगढ़ सीट से आरजेडी के सुधाकर सिंह ने महज 189 वोट से बीएसपी के अंबिका सिंह को हरा दिया। वहीं 2024 में हुए उपचुनाव में बीजेपी ने आरजेडी से ये सीट भी छीन ली। बीजेपी के अशोक सिंह ने 1362 वोटों से बीएसपी के सतीश कुमार सिंह को हरा दिया। आइए अब रामगढ़ सीट की चुनावी चाल समझ लेते हैं। समाजवादी विचारधारा की ओर झुकाव इस सीट पर रहा है।
13 बार समाजवादी विचारधारा की पार्टियों के नेता यहां से जीत कर आए। गरीबी और जातिगत विभाजन यहां पर पुराना मुद्दा रहा है। बीएसपी जीत नहीं पाई, लेकिन इलाके में पकड़ काफी ज्यादा रही है। 2020 में आरजेडी के सुधाकर सिंह महज 189 वोट से जीते और 2024 में आरजेडी उम्मीदवार अजीत कुमार सिंह 25,000 से ज्यादा वोटों से हारे हैं। अजीत कुमार सिंह बिहार आरजेडी के पूर्व अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे भी हैं। और चलिए अब हम बात करते हैं मोहनिया सीट की, जो एससी विधानसभा सीट है। मोहनिया सीट पर लगभग 17 दफा चुनाव हो चुके हैं और इन 17 चुनाव में 5 बार कांग्रेस ने जीत दर्ज कर ली है। 2 बार प्रजा समाज पार्टी को जीत मिली और 2 बार बीएसपी का उम्मीदवार जीता है। 2 बार जेडीयू, 2 बार बीजेपी और 2 बार आरजेडी का उम्मीदवार चुनाव जीत कर आया है। 1 बार जनता पार्टी और 1 बार जनता दल को यहां से जीत मिली है। साल 2020 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी के टिकट पर संगीता देवी ने बीजेपी के निरंजन राम को 11,100 वोट के अंतर से हराया। वहीं मोहनिया सीट की अगर चुनावी चाल को हम समझें तो शुरुआती दौर में कांग्रेस के उम्मीदवार यहां से जीत कर आए। पिछले दशक से बीजेपी काफी मजबूत स्थिति में है और 2020 में आरजेडी ने बीजेपी को गजब का झटका दिया। 2024 में मौजूदा विधायक बीजेपी में शामिल हुए और बीजेपी एक बार फिर खुद को मजबूत कर रही है। अब बात चैनपुर विधानसभा सीट की भी कर लेते हैं। चैनपुर विधानसभा सीट पर भी 17 बार चुनाव हो चुके हैं। 2020 में बीएसपी के टिकट पर मोहम्मद जमा खान ने बीजेपी के ब्रिज किशोर बिंद को 24,294 वोटों से हरा दिया। वहीं चैनपुर सीट की चुनावी चाल अगर हम समझें तो कभी किसी एक पार्टी का वर्चस्व इस सीट पर नहीं रहा। वामपंथी और जेडीयू को कभी जीत नहीं मिली। पार्टी से ज्यादा प्रत्याशी की लोकप्रियता का प्रभाव देखने को मिला। लालमुनि चौबे ने 4 बार जीत दर्ज की। महाबली सिंह 4 बार यहां से विधायक रहे। बीजेपी के ब्रिज किशोर बिंद 3 बार जीते और 2020 में बीएसपी के जमा खान को जीत मिली है। जमा खान अब जेडीयू में चले गए हैं। चैनपुर सीट पर बीजेपी जेडीयू दोनों की दावेदारी है। बीजेपी यहां से 6 दफा चुनाव जीती है और जेडीयू के जमा खान यहां से विधायक हैं। कोई बागी मैदान में उतरा तो परेशानी शायद बढ़ सकती है। चलिए अब बात करते हैं भभुआ विधानसभा सीट की। भभुआ विधानसभा सीट पर 18 दफा चुनाव हुए और इन 18 चुनाव में कांग्रेस को 6 दफा जीत मिली है। बीजेपी 3 बार और 3 बार राष्ट्रीय जनता दल, सीपीआई 2 बार, बीएसपी 1 बार, जनता पार्टी 1 बार और एलजेपी को 1 बार जीत मिली। साल 2020 विधानसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो आरजेडी के भरत बिंद ने बीजेपी की रिंकी रानी पांडे को 10,045 वोटों से हरा दिया। भभुआ सीट की चुनावी चाल अगर हम समझेंगे तो भभुआ को ग्रीन सिटी के नाम से जाना जाता है। कोयरी कुर्मी जातियों के रूप में पिछड़ी जातियों की बड़ी संख्या यहां पर है। ब्राह्मण कायस्थ ऊंची जातियों की आबादी दूसरे नंबर पर है। अनुसूचित जातियों की आबादी लगभग 22% से ज्यादा है। 2020 में आरजेडी ने इस सीट पर बीजेपी को हराया और 2024 में भरत बिंद आरजेडी छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए। तो देखिए, कैमूर विधानसभा क्षेत्र की हमने पूरी जानकारी आपको दी है कि कैसे कैसे अलग अलग सीटें और अलग अलग सीटों पर किन किन पार्टियों ने कब कब जीत हासिल की और कितने वोटों से किसने किसे हराया और कहां पर किस जाति का किस क्षेत्र में कितना प्रभाव है, इसकी भी पूरी जानकारी हमने आपको इस गुणा गणित के सेगमेंट में समझाई है।